अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का टॉपिक करेंगे, टॉपिक 3.5 जो कि एनर्जी से रिलेटेड था, उसी का आज हम सब टॉपिक करेंगे, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका इस चैप्टर के अंदर। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये टर्म क्या है, इस टर्म को समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है और इसको किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर छुपी हुई चीजें, बेसिक चीजें भी मैं आपको बताता रहूंगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करके दूंगा। आज हम इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। हमारा जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, पीई इसको कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी उसको कहते हैं कि अगर आपकी एक बॉडी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड, पैदा होती है, पोजेस्ड इन आ बॉडी, बॉडी के अंदर, ड्यू टू पोजीशन। अच्छा, बॉडी के अंदर ना पोजीशन को चेंज करते रहे ना तो पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। जैसे मिसाल के तौर पे देखो, ये है आपके पास स्प्रिंग अटैच है, तो स्प्रिंग को ऐसे यहां से स्ट्रेच किया, खोला, यहां तक ला के फिर छोड़ दिया, तो इसका मतलब है स्प्रिंग की पहले पोजीशन ये थी, अब उसकी पोजीशन को दूर कर दिया। दूर करने के बाद अब हम इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखें, एक बॉल या एक बोर्ड मार्कर है, फर्ज करें वो ऐसे पड़ा हुआ है और नीचे ग्राउंड है, तो ऊपर से ग्राउंड पे मैंने छोड़ा, तो ये जब मैं छोड़ूंगा तो ये ग्राउंड को जाके, जमीन के सरफेस को जाके हिट करेगा, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखें, वो एनर्जी जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो कि आपकी ये एग्जांपल है कि बोर्ड मार्कर को मैंने ऐसे पकड़ा, अब बोर्ड मार्कर की पोजीशन ये है, अब इसकी पोजीशन पहले ये थी, इस मतलब ये फर्ज करें हथेली आपकी है कि सरफेस है जमीन की, हथेली से मैंने इसकी पोजीशन को यहां पे रखा, पोजीशन को चेंज किया, अब मैं छोड़ूंगा तो ये दोबारा हथेली की जगह पे हिट करेगा। तो ये क्या हुआ, इसके दरमियान में जो चीज आएगी, क्यों ये हथेली के ऊपर हिट कर रहा है, क्योंकि दरमियान में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये क्या कर रहा है, हथेली पे जाके हिट कर रहा है। इसी तरह हथेली को आपने सरफेस समझ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी ये क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसी तरह आपकी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी थी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी थी। अब हमने जो चीज टर्म पढ़नी है ना वो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन। अच्छा, ये बात सुने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट था, तो साइंटिस्ट ने, फिजिस्ट ने ना एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट दे दिया। ये उन्होंने ऐसे नहीं आप स्टूडेंट्स को परेशान करने के नहीं दिया कि चलें अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लो। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता, साइंस में ऐसा नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला आपने पढ़ा था, mgh। ओके है, अब ना इस फॉर्मूले के अंदर ना कुछ फॉल्ट है। फॉल्ट है, मैं आपको कह रहा हूं इस फॉर्मूले के अंदर फॉल्ट है, इस वजह से फिजिस्ट ने ना एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट दिया। अब उस ये फार्मूला, इसके अंदर क्या फॉल्ट हो सकते हैं, क्यों साइंसदानों को या क्यों फिजिस्ट को नीड पड़ी एब्सोल्यूट का कंसेप्ट देने की। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एब्सोल्यूट के ऊपर लेके जाऊं कि क्यों साइंटिस्ट को ये जरूरत पड़ी, उससे पहले ना एक टर्म को समझिएगा। अच्छा, अक्सर हम स्टूडेंट्स को एक चीज बताते हैं कि एनर्जी कब ज्यादा प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी में, कब एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी में। ये ना ध्यान से टर्म को समझिएगा। देखें, मिसाल के तौर पर यही स्प्रिंग की एग्जांपल है आपके सामने, मैं इसको ना ऐसे अपने हाथ की तरफ ले जाता हूं, ये बोर्ड मार्कर को फर्ज कर लें, सपोज कर लें कि ये आपका स्प्रिंग है, ये इस तरह पाम के साथ ऐसे अटैच है। अब जैसे ही मैं इसको खींच के ऐसे पीछे को करूंगा फिर छोड़ूंगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ऐसा ही है। अब वो तमाम अजसाम जो
अपनी इनिशियल पोजीशन से छोड़े जाएं और वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो, ये स्प्रिंग ऐसे इसके साथ अटैच था, इसकी इनिशियल पोजीशन से मैंने इसको मूव करवाया यहां तक या यहां तक, जहां तक ये इलास्ट हो सकता है, खींचा जा सकता है। अब ये दोबारा अगर अपनी मेन पोजीशन पे चला गया ना, तो समझ लीजिएगा इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना, चाहे वो एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो, चाहे ये एग्जांपल आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे लगा लें, चाहे ये एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे लगा लें, किसी भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अगर कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करवाई जाए और मूव करवाने के बाद वो दोबारा खुद ब खुद अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए मूव करके, तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं एनर्जी इंक्रीज हुई है। ओके, अब एनर्जी डिक्रीज कब होगी? जब एक चीज को आप अपनी इनिशियल पोजीशन से हटा दो, फिर उसको छोड़ो तो वो इनिशियल पोजीशन पे जाए ही ना वापस, तो आप क्या कहोगे कि इसके अंदर स्पीड जो है वो डिक्रीज हुई। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो, ये बोर्ड मार्कर ऐसे है, हवा में है, मैं इसको जमीन के ऊपर छोड़ता हूं, क्या ये वापस हवा में आएगा? क्या ये वापस ऐसे इतना ऊपर आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो एनर्जी कम प्रोड्यूस हुई है। और यही तमाम एग्जांपल आप किसी भी एनर्जी में, चाहे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स ग्रेविटेशनल, इलास्टिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इन तमाम के ऊपर ये कंसेप्ट फिट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको भूलना नहीं है। अब हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमें जरूरत क्यों पेश आई। अच्छा, दो इस फार्मूले के अंदर ना दो मिस्टेक थी जो फिजिस्ट ने ना डिटरमाइन की। उन्होंने कहा नंबर वन तो ये देखो, ये जो एच है ना, ये एच हमें सही नहीं लग रहा। पहले ये बात करते हैं, ये एच का कंसेप्ट क्या था ग्रेविटेशन में? एच का कंसेप्ट ये था ना कि आप जितनी हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे जमीन पर, वो उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो आपको पता है, मैंने स्टोन वाली एग्जांपल दी थी। अगर आप पाँव नीचे रखते हो, जमीन के ऊपर पाँव रखते हो और स्टोन यहां से फेंकते हो तो आपको कम पेन होगी। अब यही स्टोन आप यहां से अगर फेंको तो आपको पेन ज्यादा होगी, क्योंकि देखो हाइट बढ़ती जाती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ओके, लेकिन जैसे ही हाइट कम होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती रहती है। अब एक बात यहां से देखो, ये फर्ज कीजिएगा मेरा ना ये पाम जो मेरी ये सरफेस है, जमीन की सतह है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पड़े रहना देता हूं तो इसका मतलब है इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? जीरो है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। ओके, अब अगर मैं यहां से उठाकर इसको यहां तक लाके छोड़ता हूं तो इसका मतलब है मैंने जीरो, यहां से ये देखिएगा हाइट यहां पे, इसका मतलब है जीरो से इंक्रीज की इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जीरो में इंक्रीज की तो जीरो से अब जो भी नंबर होते हैं 1 2 3 वो पॉजिटिव नंबर ही आते हैं ना जीरो से ऊपर। तो इसका मतलब है जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को आप जमीन के ऊपर रख देते हो तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। जैसे ही आप जमीन से किसी हाइट पे जाके उसको छोड़ते हो तो उसके अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव। इसका मतलब है हाइट आपकी जीरो भी हो सकती है, हाइट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, अब हाइट नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है ऐसे हथेली के ऊपर पड़ा था, मैंने इसको किसी साइड पे, इसकी हाइट पे नहीं, इसकी किसी दूसरी तरफ जाके मैंने छोड़ा, तो अब ये उस हाइट से नहीं नीचे गिरेगा, ये कम गिरेगा, मतलब कम हाइट से नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो पैदा हुई हाइट वो नेगेटिव हाइट पैदा हुई। ओके, यानी कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है जीरो भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव को आप मैक्सिमम बोल सकते हो, नेगेटिव को आप मिनिमम भी बोल सकते हो। अब देखिएगा, अब ये एच में क्या था, एच में एच को क्यों, अब आप यहां पे कह रहे हो सर एच तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है ना कि जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जितनी कम हाइट उतनी कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं यहाँ पे मिस्टेक वाला कहां पे आ रही है? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप किसको ले रहे हो? हाइट कहां से मैयर कर रहे हो? जमीन और इस मार्कल के दरमियान में आप हाइट को मैयर कर रहे हो, ऐसा ही है। इसका मतलब है जो अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की जो सतह है वो आपकी क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा ही है। लेकिन मैं अगर ये कहता हूं कि एक मेरे ही मुकाबल में एक शख्स है, उसका घर है जमीन के ऊपर, लेकिन अब मुझे बताओ वो रेफरेंस पॉइंट किसको समझेगा? वो अपने घर से रेफरेंस पॉइंट, अपने घर से ऊपर जो हाइट होगी वो वहां पे रेफरेंस पॉइंट को फर्ज करेगा। अब देखिएगा
ये मेरा ये यहाँ पे मैं खड़ा हूं, इस हथेली, चलें इसको मैं इस तरह ड्रॉ करता हूं, ये मैं खड़ा हूं, अब ये मेरी अर्थ है जहां पे मैं खड़ा हूं, और ये एक और पर्सन है, ये वो यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ से इस तरफ हाइट में मैंने छोड़ा ना एक बोर्ड मार्कर, तो इसके अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब यही पर्सन है, अब यहां से छोड़ेगा तो वो यहां से अगर छोड़ेगा तो इसकी तरफ से नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या बात हुई, छोड़ा तो इसने भी हाइट से है, छोड़ा मैंने भी हाइट से है बोर्ड मार्कर को। मेरी मेरी निगाह से देखूं, मैं देखूं अपनी निगाह से, तो इसका मतलब है पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो देख रहा है तो नेगेटिव प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा ही है, अगर मैं इस तरफ को चल जाऊं तो मैं इसकी नजर से देखूं तो नेगेटिव प्रोड्यूस हो रही है, उसकी नजर से देखूं, ए पर्सन की नजर से देखूं यानी कि मैं, तो पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना हमारा, ये जमीन, ये नहीं ठीक, इससे हाइट नहीं मेजर कर सकते। इससे हाइट मेजर करेंगे तो किसी और शख्स की कोई और वैल्यू आ रही है, किसी शख्स की पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, किसी की नेगेटिव आ रही है, किसी की जीरो आएगी। तो आपको पता है फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में कभी ये नहीं होता, एक फार्मूला डिटरमाइन कर दिया जाता है। फार्मूला, इसका मतलब इस फार्मूले में कोई इस फार्मूले में लिमिटेशंस है, कोई ना कोई रुकावट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आंसर सेम नहीं आ रहा 2% का। तो फिजिक्स में हमेशा एक ऐसा फार्मूला डेवलप किया जाता है जिसमें तमाम जो लोग हैं एक्सपेरिमेंट करने वाले, वो तमाम के तमाम लोग सेटिस्फाइड हों। ठीक है, इस वजह से एच में तो आपको पता चल गया क्या हो रहा है, आपको फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट का कंसेप्ट देना पड़ रहा है। अब ये रेफरेंस पॉइंट हमने किसको तस्वर करना है, जिसकी वजह से इन्होंने ठीक किया, इन्होंने कहा जी रेफरेंस पॉइंट समझो इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी किसे कहते हैं। अब ये ध्यान से समझिएगा, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अब एक बात मुझे बताओ, 3 से आगे कितनी वैल्यूज हैं, अनकाउंटेबल, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, ऐसा ही इन्फिनिटी तक चलती जा रही हैं। अगर 1 के बाद मैं देखूं तो 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 से आगे वैल्यूज चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, यानी कि इन्फिनिटी तक है। 4 के बाद अगर मैं देखूं तो 4 के बाद भी वैल्यूज चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है, ये ऐसी वैल्यू है जो इन्फिनिटी से, अगर कोई भी शख्स 1 पे खड़ा है ना, तो वो ये नहीं कह सकता कि 4 के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो गलत हैं। अगर कोई शख्स 4 के बाद कोई वैल्यूज लेके आ रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता, 1 वाला शख्स ये नहीं कह सकता कि भाई जो 4 वाले के बाद वैल्यूज आ रही हैं वो गलत हैं। क्यों, ये क्यों नहीं कह सकते, ये क्यों, ये वैल्यू को बिल्कुल करेक्ट तस्वर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। वजह ये है क्योंकि इसके बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो इन्फिनिटी हैं, वो इन्फिनिटी, वो चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। ओके, इनके यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी है। इसलिए हमें भी, जब भी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में रहकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना है, कम है या ज्यादा, तो हमें इन्फिनिटी के पोजीशन से देखना पड़ेगा। हमें रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी से मेजर करनी पड़ेगी हाइट। हमें हाइट सरफेस ऑफ अर्थ और पॉइंट ऑब्जेक्ट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फील्ड बन रही है उसके दरमियान नहीं हमें हाइट मेजर करनी चाहिए, हमें इन्फिनिटी से हाइट मेजर करनी चाहिए ऑब्जेक्ट तक। सो तमाम जो लोग इस तरह करेंगे सबकी वैल्यू सेम आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता चल गया कि एच में डिफिकल्टी थी। दूसरा जी में भी डिफिकल्टी थी। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, अब एक मुझे बात बताओ, यहां पे इस फार्मूले में जी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब आप कहोगे सर, कुछ कहेंगे कांस्टेंट है, कुछ कहेंगे नहीं कांस्टेंट। अगर तो कुछ कहते हैं कांस्टेंट है तो वो भी गलत कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कांस्टेंट नहीं है वो भी गलत कह रहे हैं। कैसे, ये देखिएगा, मुझे एक बात बताओ, जैसे ही ये देखिएगा, ये हथेली पाम में क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके करीब ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जी की वैल्यू कम है। आपको पता है कशिश की फोर्स जितनी कम होती है वो ऑब्जेक्ट को उतनी ज्यादा मतलब उतनी ज्यादा स्पीड से सरफेस जो है वो अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगी। जितना ही इस सब्जेक्ट को मैं हाइट के ऊपर लेता जाऊंगा, ये क्या होगा, ये ग्राउंड से दूर होता जाएगा और जी की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब है कशिश की फोर्स कम होती जाएगी। सो कभी ये जी की वैल्यू कम हो रही है, कभी ये जी की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो हम किस तरह डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है ना। इसका मतलब हमें जी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब है जी हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसी जी की वैल्यू को, यहां पर जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, जो स्टूडेंट्स यहां पे कह रहे हैं ना जी की वैल्यू कांस्टेंट है, वो गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। जी की वैल्यू को कांस्टेंट करना है, फिर हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ठीक आएगी।
इसका मतलब G और H में फर्क था, इस वजह से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपको दिया गया स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, अब आपने ना यहां से कैसे मूव करना है, अब आपके ना बुक के पेज के ऊपर चलते हैं, वहां से आपने अब अपना लिखना शुरू कर देना है। कैसे लिखना है उस चीज को मैं आपको बताता हूं, आपने किस तरह लिखना है। अब आपने ये करना है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लेनी है एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन। आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी। सबसे पहले ना आपने दो पॉइंट को ना कंसीडर करना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कंसीडर, consider we have 2 points R1 and R2। अब ये आप स्टूडेंट्स कहोगे सर R1 क्यों लिया? आपको पता है जितना हम जमीन से दूर होते जाते हैं, जितना फासला बढ़ता जाता है, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। यानी कि जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतनी ही आपका जो रेडियस है r है वो भी आपका डिक्रीज होता जाता है। यानी कि कशिश की फोर्स जो है वो उतनी ही डिक्रीज होती है और 2 टाइम्स डिक्रीज होती है। स्क्वायर का ये मतलब है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट को मैंने R1 कह दिया, एक पॉइंट को मैंने R2 कह दिया। अब आगे कंसीडर की करें जरा, आगे आपने क्या लिखना है, आगे आपने लिखना है एंड डेल्टा R is the difference between R1 and R2। अब ये डेल्टा R क्या है, देखें डेल्टा R कहते हैं चेंज। डेल्टा R क्या कहते हैं, चेंज को। पहले सुनते जाएं, फिर मैं इक्वेशन के तौर पर लेके आपके पास फिर आता हूं कि आपने कैसे इक्वेशन भी लिखनी है। देखें डेल्टा R क्या है, डिफरेंस बिटवीन या चेंज बिटवीन R1 एंड R2। एंड आगे आप लिखोगे R, सिंपल R इज द डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ R1 एंड R2। अब ना ये ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखिए R1 आपके पास फर्स्ट पॉइंट, R2 आपके पास सेकंड पॉइंट, तो डेल्टा R आपके पास इक्वेशन ये बनेगी डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ऐसा ही है। अगर मैं R2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो R1 को इस तरफ ले आऊं तो मैं लिखूंगा डेल्टा R प्लस R1 इज इक्वल टू R2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आप यहां से क्या करोगे, यहां से आपने क्या करना है, R, सिंपल R। सिंपल R किसके बराबर है, मैंने क्या बोला, मैं क्या खाली R जो है ना R1 और R2 के दरमियान मिड पॉइंट जो है ना उसकी जब आप एवरेज ले लो ना, उसकी एवरेज ले लो, उसका हाफ कर लो तो आपके पास R बनता है। R क्या है आपके पास, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ओवर 2। ये आपका सिंपल R है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने डेल्टा R लिखा है, ये डेल्टा R के कंसेप्ट को आपने समझना है। देखिए मैं क्या ले रहा हूं, इन्फिनिट से अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहा हूं। तो इसका मतलब मैं छोटे छोटे पैच बना लूं, इन्फिनिट से मैं ना छोटी छोटी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 सो ऑन करता जा रहा हूं। ये 1 और 2 इसके दरमियान जो भी फासला होगा उसको मैं डेल्टा R कहूंगा ना, डेल्टा R कहूंगा। और मैं ये सपोज कर रहा हूं कि मैंने क्या रखना है, मैंने G की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। तो मैं कहता हूं R1 और R2 के दरमियान जो फासला है ना, वहां पर जो G की वैल्यू है ना वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा R क्या है आपका, डेल्टा R ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसका मतलब है इन तमाम वैल्यूज को 3 से 4 ये भी ऑलमोस्ट, इसके दरमियान जो डेल्टा बनेगा R बनेगा वो भी, वहां पे भी G की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। तो डेल्टा R का ये मतलब है कि आप G की वैल्यू को कांस्टेंट ले रहे हो। हाँ हल्की सी कोई ना कोई एक आधे डिजिट का पॉइंट के बाद डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है दोनों सेम वैल्यूज हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब ये आपको जो R नजर आ रहा है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आपको पता है R2 का आपने ये फार्मूला डिटरमिन किया, R2 किसके बराबर है, डेल्टा R प्लस R1। तो R2 की जगह इस वैल्यू को पुट करें तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R प्लस R1 ओवर 2। अब ये आ जाएगा R1 और प्लस R1
ये आ जाएगी 2r1 प्लस डेल्टा r ओवर 2। अब ये 2 को सेपरेट करें, क्या लिखें, r इज इक्वल टू 2r1 ओवर 2 प्लस डेल्टा r ओवर 2। अब 2 से कटा तो r का क्या आंसर आया, r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r ओवर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। लें स्टूडेंट्स, ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ना यहां से ना आपने, यहां से मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आपने मेंशन करना है आर क्या है, आर क्या है, आर का पॉइंट ए का डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, इज आर, पॉइंट 1 इज r1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 इज r2। डेल्टा क्या है, डेल्टा r है डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ r1 एंड r2, ठीक है। और r सिंपल क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ r1 एंड r2 इज कॉल्ड r। ये चीजें आपने लिख देनी है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां से आपको एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या वो है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे ना वो फार्मूला आपने अप्लाई करना है, क्या, a की जगह आपने क्या रखना है, मैं आपको बताते जाता हूं। a की जगह आपने रखना है, फर्ज करना है r1 को, प्लस b की जगह आपने रखना है डेल्टा r ओवर 2 को। अब इसके ऊपर फार्मूला स्क्वायर वाला अप्लाई करें, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके पास, a प्लस बी होल का स्क्वायर क्या आपके पास होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस 2 a क्या है r1 ब्रैकेट क्लोज की, b क्या है डेल्टा r ओवर 2, ये 2 से कट गया, यहां पे काट लेते हैं, प्लस डेल्टा r ओवर 2 होल का स्क्वायर। अब ये r1 का, ये आ जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा प्लस r1 डेल्टा r प्लस r डेल्टा r स्क्वायर ओवर 4। अब आपने यहां पे देखो, आपने, मैंने आपको बताया डेल्टा आर का स्क्वायर लोगे ना, ये देखो, ये मैंने जो आपको कहा है कि डिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर स्क्वायर। तो डेल्टा आर जो है वो मैंने कांस्टेंट रखा है। तो अगर मैं किसी चीज को मैं कांस्टेंट रखता हूं, तो जब मैं उसका स्केल लूंगा ना, तो वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। जैसे देखो 0.1 है ना, आपके पास एक वैल्यू है ना 0.1 का, जब आप स्केल 0.1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, जब इसका आप करोगे स्केल होगे तो वो आएगा 0.01, कम आएगी ना वैल्यू। तो इसी तरह जब आप डेल्टा आर स्केयर का स्केयर लोगे, डेल्टा आर का जब स्केयर लोगे तो डेल्टा आर से कम वैल्यू आएगी ना, तो आप उसको कह लो कि ये इतनी छोटी वैल्यू आई है, फर्क तो सबर करना है आपने अपने माइंड में, ये इतनी छोटी वैल्यू आई कि हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये आर डेल्टा आर स्केयर ओवर 4, इस सारी टर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा आर का जब स्केयर लोगे, डेल्टा आर, अब आप यहाँ पे ये देखने लग जाओगे सर दरमियान में भी तो r1 और डेल्टा आर आ रहा है, उसको नहीं लेंगे, नहीं, जब हमने डेल्टा आर का स्केयर लेना है, जब स्केयर लेंगे ना डेल्टा आर का, तब वो डेल्टा आर से भी छोटी रकम आएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेते हैं आर की वैल्यू इज इक्वल टू, हमारे आर स्केयर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगी, r1 का स्केयर प्लस r1 डेल्टा आर प्लस आ गया आपके पास क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब डेल्टा आर की जगह डेल्टा आर का क्या फार्मूला था, वो देखो, डेल्टा आर क्या होता है, r2 माइनस r1, तो वो पुट करो जरा, आर स्केयर इज इक्वल टू r1 का स्केयर प्लस r1, यहां पे लिखो r2 माइनस r1। अब ये ध्यान से देखिएगा, अब ये आ जाएगा आपके पास क्या, आपके पास आ जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू r1 का स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा प्लस प्लस r1 r2 माइनस r1 का स्केयर, r1 से मल्टीप्लाई होगा r1 का। अब ये r1 का स्केयर, r1 का स्केयर, ये दोनों कट गए, अब आपके पास पीछे क्या बचेगा, r स्केयर इज इक्वल टू r1 r2। ले स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को आपने नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास जो बनी वो आपके पास बनती है r2 इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस r1। सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये बन जाती है, जो कि मैंने आपको बताया है कि r1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाती है। थर्ड इक्वेशन आपके पास ये बनती है स्टूडेंट्स आर स्क्वायर, क्योंकि हम इस खाली आर का हमने स्क्वायर लिया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है।
यहां तक पहले आपने अपना क्वेश्चन जो है लॉन्ग लिखना है। मैंने आपको दोबारा से बता दूं, आपने लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह लिखना है। आपने कहना है कि कंसीडर वी हैव अ 2 पॉइंट्स 1 एंड 2, r1 is the distance of first point, r2 is the distance of second point, delta r is the difference between the distance of r1 and r2, and r, simple r, is the distance between the midpoint of r2 and r1। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने मैथमेटिकली फॉर्म की हेडिंग देनी है और आपने इसको इस तरह इतना मैथमेटिकल प्रूव कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहां से लेकर चलूंगा, इस लाइन से मैं आपको, इस इक्वेशन से मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा कि आपने किस तरह आगे सिचुएशन को समझना है, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में आपको बताता तो आपको ये समझ में नहीं आनी थी वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू ही आपको कंसेप्ट वाइज एजुकेशन मिलती रहेगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।